कहते हैं कि इश्क अगर शिद्दत से करो तो अंजाम मिल ही जाता है। उड़ीसा स्टेट एग्जाम्स के लिए जो प्रिपरेशन हम लोगों ने स्टार्ट करी है, हाल ही में आपके एग्जाम्स होने वाले हैं। उसकी दूसरी लेक्चर में आपका धमाकेदार स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। आज देखते हैं कितना क्वेश्चन ले पाते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। ए सेल्स अ बाईसाइकिल टू बी एट अ प्रॉफिट ऑफ 30%, B sells it to C at a loss of 20%. If C pays 520 for it, at what price did A buy? देखो दोस्तों, आप जिस प्राइस पे बाई करते हो ना, वो प्राइस आपके लिए 100% होता है। तो मैंने मान लिया कि ए ने 100 यूनिट में बाई किया था, 30% प्रॉफिट लेके बी को बेचा, तो 130 में बी को बेचा होगा। बी ने 20% लॉस पे सी को दे दिया, तो 130 का 20% निकाल दोगे तो इसका 10% 13, तो 20% कितना? आप बोलोगे 26। मतलब 26 कम में बेचा, यानी कि 104 में सी को बी ने बेच दिया। मतलब सी ने 104 में खरीदा और इसी 104 यूनिट की वैल्यू क्या है? तो 520 रुपए है। इसका मतलब एक यूनिट की वैल्यू आपको सीधे सीधे दिख रही है कि 5 रुपए है। तो इस 100 यूनिट का वैल्यू पूछा जा रहा है और इस 100 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा? तो 100 इंटू 5 यानी कि 500 रुपए। सी फॉर क्यूट आपका आंसर है। आइए लेते हैं दूसरा क्वेश्चन। One third of commodity is sold at 15%, one fourth is sold at 20%, and rest at 24% profit. If total profit of 62 is earned, then find the value of the commodity। ये बताना है। पहले तो आप वन थर्ड वन फोर्थ है, तो 4 में 3 का मल्टीप्लाई करके आप मान लो कि आपके पास 12 आर्टिकल थे। कितने आर्टिकल थे जी? 12 आर्टिकल। वन थर्ड का मतलब हो गया कि आपने वन थर्ड यानी कि इसका वन थर्ड यानी कि 4 आर्टिकल आपने बेचा। वन फोर्थ यानी कि 3 आर्टिकल बेचा। 4 3 7 आर्टिकल हो गए, तो बचे 5 आर्टिकल, यानी कि 5 आर्टिकल आपने बेचा। मान लो आपने 12 आर्टिकल को, हर आर्टिकल को 100 रुपए में खरीदा था, तो आपका जो टोटल सीपी हुआ वो 100 यूनिट में खरीदा था हर एक को, तो टोटल सीपी आपका 1200 यूनिट हो गया। ठीक है जी। वन थर्ड को 15% प्रॉफिट में बेच दिया, मतलब एसपी जो होगा वन थर्ड यानी कि 4 आर्टिकल का, वो 115 ईच होगा, यानी टोटल एसपी यहां से 460 मिलेगा। ठीक है जी। यहां से टोटल एसपी मिल जाएगा आपको 20% प्रॉफिट का, यानी कि 120। 100 में खरीद रहे हैं, 120 में बेचेंगे, तभी 20% का प्रॉफिट होगा। यहां से 360 रुपए मिल जाएगा। 5 पर जो आर्टिकल बचे हुए हैं उनको 24% प्रॉफिट, यानी 100 में खरीद के 124 में बेचा गया। 124 में 5 का मल्टीप्लाई 500, 120 620 होता है। ठीक है जी। अब देखते हैं यहाँ पे ये टोटल एसपी कितना आया। टोटल सीपी 1200 है और टोटल एसपी 400 300 700 600 1300, और 1300 120 1420 और 20 1440 हो गया। 1440 आपका टोटल सीपी हो गया। टोटल प्रॉफिट आपका 62 अर्नड है। फाइंड द वैल्यू ऑफ कमोडिटी, मतलब 1200 का वैल्यू निकालना है आपको। यहां से टोटल प्रॉफिट आपको दिख रहा होगा कि 240 यूनिट का टोटल प्रॉफिट आया है। इसी की वैल्यू आपकी कितनी है? तो 62 रुपीज है। आपको निकालना है 1200 का वैल्यू, 1200 यूनिट का वैल्यू। तो एक यूनिट का वैल्यू आपका हो जाएगा कितना? तो 62 अपॉन में क्या? 240, और इसी में 1200 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको 1200 का वैल्यू मिल जाएगा। 240 से ये कट जाता है कितनी बार में? तो 5 बार में कट जाता है। 62 में 5 का मल्टीप्लाई 310 होता है। आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो चीन टपाक डम डम, यानी कि सी नंबर ऑप्शन। आओ लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बट एट द रेट ऑफ 34 रुपीज, हाउ मेनी मस्ट बी सोल्ड फॉर अ रुपी टू गेन, इन ऑर्डर टू गेन 25%। जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले ना, तो आप ऐसे सोचना कि 30 ऑरेंज से हमें 125% पैसा अगर मिल जाए तो 25% का फायदा हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 125% का वैल्यू जो है वो 30 ऑरेंज के प्राइस के बराबर होना चाहिए। 30 ऑरेंज का प्राइस कुछ भी हो, हमें कोई मतलब नहीं बनता है ना। मतलब 125% का जो वैल्यू है वो 30 ऑरेंज के प्राइस के बराबर होना चाहिए, है ना, तभी आपका
25% का प्रॉफिट मिलेगा। अब 125% अगर 30 के बराबर है, ऑरेंज के बराबर है, अगर मैं ये निकाल लूँ कि 100% कितने के बराबर है, तो मुझे ये पता लग जाएगा कि 100% प्राइस कितने ऑरेंज पे रिकवर हो रहा है। समझ समझ में आ रही है बात? तो 125% 30 के बराबर, तो 1% 30 बाई 125 के बराबर और 100% इसी में 100 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। 25 से 5 बार में चला गया, 25 से 4 बार में और 5 से ये चला गया कितनी बार में? 6 बार में। 6 में 4 का मल्टीप्लाई 24 होता है। मतलब कि 24 ऑरेंज को अगर बेचोगे ना तो 100% प्राइस रिकवर हो जाएगा और 30 ऑरेंज को बेचोगे तो आपको 25% फायदा यानी कि आपका प्रॉफिट हो जाएगा, है ना? तो हाउ मेनी मस्ट बी सोल्ड फॉर अ रुपी इन ऑर्डर टू गेन 25%? तो 1 रुपए में आपको 30 खरीद के 24 बेचना पड़ेगा, तभी जाके आपको फायदा होगा कितने का? 25% का। या फिर आप इसको ऐसे समझ लो कि 25% के फायदा के लिए आपका सीपी अगर 4 हो तो एसपी 5 होना चाहिए। बात आ रही है समझ में? सीपी अगर 4 हो तो एसपी क्या होना चाहिए? 5 होना चाहिए। अब 5 की वैल्यू अगर मैं 30 ऑरेंज रख लूं तो 4 की वैल्यू आपका 24 ऑरेंज होना चाहिए। 5 छक्के 30 तो 4 छक्के 24। इसका मतलब ये हुआ कि 1 रुपए में आप 24 बेचोगे और 1 रुपए में आप 30 खरीदोगे, तब जाके आपको फायदा होगा कितने का? 25% का। ये 2 मेथड है, आप इनको देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अ सम ऑफ मनी डबल्स इटसेल्फ इन 10 इयर्स एट सिंपल इंटरेस्ट, व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट? देखो, डबल होने का मतलब प्रिंसिपल से अमाउंट हो जाना, और प्रिंसिपल अगर 100 है तो अमाउंट 200 हो जाना। अब यहाँ पे एसआई कितना आया? तो एसआई आ गया 100 यूनिट। कितने साल में? तो 10 साल में। तो ये तो 10 साल का एसआई है, इसको 10 से डिवाइड करोगे ना तो 1 साल का एसआई 10 निकलेगा। अब 1 साल का जो एसआई होता है उसी का परसेंटेज अगर निकाल दूं मैं किससे? तो प्रिंसिपल से, तो मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाएगा। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 100 का 10 कितना परसेंट होता है? तो आप बोलोगे 10%, यानी कि आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया? डी फॉर डिलीशियस आंसर। अ मैन इन्वेस्ट one third of his capital at 7%, one fourth at 8%, and the remainder at 10%. If his annual income is 561, then capital हमें बता देना है। 1/3 पे आपका 7% का प्रॉफिट हुआ, 1/4 पे आपका 8% का प्रॉफिट हुआ, है ना? और बाकी के बचे हुए पे 10% का प्रॉफिट हुआ और एनुअली वो 561 रुपए कमा रहा है। 1/3 1/4 का मतलब क्या हो गया? तो 3/4 का एलसीएम यानी कि 12। तो मैं मान ले रहा हूं कि वो 12 यूनिट पैसे इन्वेस्ट कर रहा है ना? 12 यूनिट पैसे इन्वेस्ट कर रहा है, मान लो इसको 1200 मान लो, 1200 यूनिट पैसे इन्वेस्ट कर रहा है। 1/3 मतलब 400, 1/4 मतलब 300, 400 300 700, बाकी बच गए 500। ऐसे टाइप का क्वेश्चन एक और करा था हम लोगों ने, आप याद करना। ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपके उड़ीसा स्टेट एग्जाम में बहुत सारे आते हैं। यहां पे उसे 7% का फायदा हुआ, है ना? 7% का फायदा होने का मतलब ये हुआ कि उसे 407 रुपए मिलेंगे। यहां से उसे 8% का फायदा हुआ, यानी कि उसे 300, सॉरी, 400 का 7% कितना होता है जी? 400 का 7% 28 होता है ना? तो उसे 400 के बदले में 428 रुपए मिल जाएंगे, 428 रुपए। यहाँ पे 8% का फायदा, इसका 8% 24 हो गया, तो यहां से मिल जाएंगे 324। यहाँ 10% का फायदा, तो यहां से मिल जाएंगे 550 रुपए। अब टोटल उसे कितने पैसे मिले? तो 400 300 700 500 1200, 50 20 70 और 20 90, 1290 8 4 12, 1302 रुपए मिल गए, 1302 यूनिट मिल गए। यहाँ पे देखो 102 यूनिट का प्रॉफिट हो गया, 102 यूनिट का प्रॉफिट हो गया। 102 यूनिट का प्रॉफिट किसके बराबर है? तो 561 रुपए के बराबर है। हमें कैपिटल बताना है। कैपिटल कैसे निकलेगा? तो 1200 यूनिट का वैल्यू निकाल के। अब 1200 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो 561 बाई 102, ये आपका किसकी वैल्यू हो गई? ये वैल्यू हो गया आपका 1 यूनिट का। 1200 यूनिट का वैल्यू निकालने के लिए इसी में 1200 से मल्टीप्लाई कर दो। 3 से इसको काटो, 3 से 3 बार में और 3 से 4 बार में। इसको भी काट दो 3 से, तो 3 एकम 3, 2 बचा, 3 अट्ठे 24 और 3 सत्ते 21। 34 से ये कटता है क्या?
नहीं कटता है, लेकिन 17 से ये कट जाएगा 2 बार में और 17 से ये कट जाएगा 11 बार में। 2 से इसको काट दो 600 बार में, है ना? 600 में 11 का मल्टीप्लाई हो जाता है 6600, मतलब आपका आंसर हो जाएगा ए फॉर ऑसम। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। A sum of money placed at compound interest double itself in 4 years. In how many years will it amount to 8 times of itself? जैसे ही ऐसा क्वेश्चन मिले, डबल मिल जाए तो 2 का पावर 1 कर देना, ट्रिपल मिल जाए तो 3 का पावर 1 कर देना। 2 के पावर 1 का वैल्यू 4 साल में हो रहा है। 2 का पावर 3 करना है यानी कि 8 टाइम्स। 8 का मतलब होता है 2 का क्यूब। तो बस इस 4 में 3 का मल्टीप्लाई कर देना, 12 आपका आंसर होगा। जब CISI पढ़ाऊंगा तो डिटेल में समझा दूंगा ऐसा कैसे होता है। चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो पे कमेंट करना मत भूलो। अगर आप वीडियो पे आ गए हो तो प्लीज एक कमेंट कर दो, बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। कोई सजेशन हो, कुछ और चाहते हो, कहीं बात नहीं बन रही है, सारे कमेंट कर दो, मैं सारी चीजों का सोल्यूशन लेके आऊंगा। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 12 साल आपका आंसर हो गया इसका। 16 men can do a piece of work in 10 days. How many men are needed to complete the work in 40 days? एक कॉन्सेप्ट याद रखना, M1 T1 D1 अपॉन W1 इज इक्वल टू M2 T2 D2 अपॉन W2। 16 मेन किसी काम को 10 दिनों में कर सकते हैं। यहाँ पे W1 1 यूनिट है। हाउ मेनी मेन आर नीडेड टू कंप्लीट द वर्क इन X मेन 40 दिनों में करेंगे, यही हमारा आंसर होगा। 10 से ये 4 बार में कटा और 4 से ये कट गया, 4 बार में X की वैल्यू 4 आई, आपका आंसर डिलीशियस है। A group of men decided to do a work in 12 days, but 5 of them became absent. If the rest of the group did the work in 12 days, find the original number of men. देखो जी, X आदमी थे, 10 दिनों में काम कर सकते थे, लेकिन 5 लोग कम आए यानी कि X माइनस 5 आए, और काम कितने दिनों में हुआ? तो 12 दिनों में हुआ, मतलब काम यहाँ पे बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट वाला जो पिछले वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा था, सेम कॉन्सेप्ट है। 2 से 5 बार में काट दो इसको, 2 से इसको 6 बार में काट दो। 5x यहाँ है, 6x यहाँ है, 6x माइनस 5x आपका x होता है। यहाँ पे 30 है, 6 माइनस 6 इंटू 5 माइनस का 30 है इधर, तो 30 इधर जाएगा तो प्लस का बन जाएगा, तो x की वैल्यू 30 हो जाएगी, मतलब ओरिजिनली आपके 30 आदमी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, A can do a piece of work in 6 days, B can do a same work in 5 days. The contract of the work is 220. How much shall B get if both of them work together? देखो, जो टाइम का रेशियो होता है उसी का उल्टा एफिशिएंसी का रेशियो होता है। टाइम का रेशियो इनका 6:5 है, तो एफिशिएंसी का रेशियो हो जाएगा 5:6। जो एफिशिएंसी का रेशियो होता है उसी में वेजेज बंटते हैं, तो वेजेज भी 5:6 के रेशियो में बटेगा, यानी कि 11 यूनिट की वैल्यू 220 रुपए होगी, तो 1 यूनिट की वैल्यू 20 रुपीज होगी। बी यानी कि 6 यूनिट मिलेगा, यानी कि इसे 20 इंटू 6 120 रुपए मिलेगा। सी फॉर क्यूट आंसर है आपका। आ जाओ लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 pipes A and B can fill a tank in 36 घंटा 45 घंटा respectively. Both the pipes are opened simultaneously. How much time taken will be fill the tank? देखो जी, A किसी टैंक को 36 घंटे में फिल कर सकता है, B उसी टैंक को 45 आवर्स में फिल कर सकता है। दोनों का एलसीएम ले लो, 180 आ गया, यानी कि टैंक की कैपेसिटी 180 हो गई। ए का एफिशिएंसी 5 हो गया और इनकी एफिशिएंसी 4 हो गई। अगर दोनों से फिल करवाओगे ना तो दोनों का टाइम निकालने के लिए टोटल वर्क को दोनों की एफिशिएंसी यानी कि 9 से डिवाइड करना पड़ेगा, 20 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, A boy goes to a school at a speed of 3 km per hour and returns to village at a speed of 2 km per hour. If he takes 5 hours in all, what is the distance between village and the school? देखो जी, जो डिस्टेंस जाता है ना वही डिस्टेंस आएगा, है ना, मतलब डिस्टेंस यहाँ पे सेम है, और अगर डिस्टेंस सेम है तो जो स्पीड का रेशियो होगा उसी का उल्टा टाइम का रेशियो होगा। बात आई समझ में? तो आपका S1 क्या था? तो 3 किलोमीटर पर आवर। S2 क्या था? तो 2 किलोमीटर पर आवर। ये तो स्पीड्स का रेशियो है ना? ये किसका रेशियो है? स्पीड का रेशियो। इसको इस तरीके से लिख लो कि स्पीड का रेशियो कुछ ऐसे दिया हुआ है। स्पीड का रेशियो यहाँ पे है आपके पास, पहला स्पीड आपका 3 किलोमीटर पर आवर से है
और दूसरा स्पीड 2 किलोमीटर पर आवर से है ना। तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा इक्वल डिस्टेंस के लिए 2:3 हो जाएगा। ठीक है जी। अब 2, 3, 5 यूनिट की वैल्यू 5 घंटे है तो 1 यूनिट की वैल्यू 1 घंटे और 2 यूनिट की वैल्यू 2 घंटे, 3 यूनिट की वैल्यू 3 घंटे। मतलब कि 3 की स्पीड से जाने में 2 घंटे लगते हैं। अब जाने वाला डिस्टेंस भी सेम होगा, आने वाला डिस्टेंस भी सेम होगा। 2 की स्पीड से जाने में 3 घंटे लगते हैं। तो 3 की स्पीड से 2 घंटे जाएंगे तो कितना किलोमीटर चले जाएंगे? 6 किलोमीटर। यानी कि आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी फॉर क्यूट। नेक्स्ट क्वेश्चन। Two runners cover the same distance at the rate of 15 km and 16 km per hour respectively. Find the distance traveled when one takes 16 minutes longer than the other. सेम क्वेश्चन सेम कॉन्सेप्ट। स्पीड का जो रेशियो होता है उसी का उल्टा टाइम का रेशियो होता है। यहाँ स्पीड का रेशियो 15 और 16 है, तो यहाँ टाइम का रेशियो जो होगा वो 16 और 15 हो जाएगा। बात आ रही है समझ में? अब क्या बोला गया? When one takes 16 मिनट लॉन्गर, मतलब यहाँ पे एक यूनिट का जो वैल्यू है ना, एक यूनिट का वैल्यू वो 16 मिनट है, 16 मिनट है। तो 15 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा जी? 15 इंटू 16 यानी कि 160 और 80 240 मिनट, 240 मिनट। यानी कि इसे हम कह सकते हैं 6 चौके 24 यानी कि 4 घंटे। अब 16 की स्पीड से जा रहे हो, 4 घंटे टाइम लग रहे हैं किसी डिस्टेंस को कवर करने में, तो स्पीड इंटू टाइम कर दोगे तो डिस्टेंस मिलेगा 64 आवर का, है ना। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। टू ट्रेन्स आर मूविंग इन द सेम direction at 50 km per hour, 30 km per hour respectively. Faster train crosses a man in the slower train in 18 सेकेंड. Find the length of the faster train. देखो जी, दो ट्रेन एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं। एक की स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर है, एक की स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर है। अगर एक ट्रेन दूसरे ट्रेन को क्रॉस कर रही है ना, तो वो ट्रेन अपना भी लेंथ कवर करेगी और दूसरे वाले ट्रेन का भी लेंथ कवर करेगी, है ना। अब क्या हुआ कि यहां पे फास्टर ट्रेन जो है एक आदमी को क्रॉस कर रही है जो स्लोअर ट्रेन में बैठा हुआ है। किस कितने टाइम में जी? तो आपका 18 सेकंड में, है ना। अगर स्लोअर ट्रेन का स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर है तो उसमें बैठे हुए आदमी का भी स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर होगा। और आदमी को अगर 18 सेकंड में क्रॉस किया जा रहा है तो कोई ट्रेन अगर किसी आदमी को क्रॉस करती है ना तो अपना ही डिस्टेंस ट्रेवल करती है। अब डायरेक्शन सेम है तो उस ट्रेन का स्पीड क्या हो जाएगा? रिलेटिव स्पीड तो 50 माइनस 30 यानी कि 20 किलोमीटर पर आवर। 20 किलोमीटर पर आवर को अगर आप मीटर पर सेकंड में चेंज करोगे तो 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये फास्टर ट्रेन की स्पीड हो गई। और उसने 18 सेकंड में किसी आदमी को क्रॉस किया है तो स्पीड इंटू टाइम डिस्टेंस हो जाएगा, यानी कि अपना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगी। तो 18 से 18 कट गया और फास्टर ट्रेन का लेंथ कितना आ गया? 100 मीटर का। तो आपका आंसर हो गया चीन टपाक डमडम। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अ ट्रेन पासेस अ पोल इन 15 सेकंड एंड पासेस अ प्लेटफॉर्म 100 मीटर लॉन्ग इन 25 सेकंड। फाइंड इट्स लेंथ। देखो जी, 15 सेकंड में एक पोल को पास कर देती है। इसका मतलब ट्रेन 15 सेकंड में अपना ही डिस्टेंस कवर कर लेती है और 25 सेकंड में अपना प्लस एक प्लेटफॉर्म का डिस्टेंस कवर कर लेती है ना। इसका मतलब ट्रेन जो है वो 10 सेकंड में प्लेटफॉर्म का डिस्टेंस कवर करती है। बोलो हाँ, है ना। क्योंकि 15 सेकंड में अपना लेंथ और 25 सेकंड में प्लेटफॉर्म प्लस अपना लेंथ, तो प्लेटफॉर्म को कितने देर में कवर कर रही है? 10 सेकंड में, क्योंकि यहां पे 10 सेकंड ज्यादा लग रहे हैं प्लेटफॉर्म के चलते। तो 10 सेकंड में ट्रेन ने कवर किया कितना मीटर? तो 100 मीटर। अब डिस्टेंस बाई टाइम करोगे तो स्पीड मिल जाएगा। तो स्पीड ट्रेन का कितना हो गया जी? तो 10 से ये 10 बार में कट गया, 10 मीटर पर सेकंड, है ना। हमें तो लेंथ बताना है। अब लेंथ क्या होगा? तो 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से 15 सेकंड में अपना ही डिस्टेंस कवर करती है, तो इसका लेंथ हो जाएगा इसी का स्पीड यानी कि 10 मीटर पर सेकंड इनटू टाइम यानी कि अपना ही डिस्टेंस कवर करने में लिया हुआ टाइम, यानी कि 10 गुने 15 150 मीटर लेंथ हो जाएगा। आंसर हो गया डी फॉर डिलीशियस। In covering a distance of 60 km, Tanu takes 3 hours more than Ritika. If Tanu doubles her speed, then she would take 2 hours less than Ritika. Then तनु की स्पीड बता देनी है आपको। अब देखो जी, 60 किलोमीटर का डिस्टेंस है, तनु 3 घंटे ज्यादा ले रही है किससे?
तो रितिका से। अगर तनु ने अपना स्पीड डबल कर दिया तो वो 2 घंटे लेस लेगी किससे? रितिका से। अब 60 किलोमीटर का डिस्टेंस है, मान लो कि तनु टी स्पीड से कवर कर रही है इसको, तो डिस्टेंस बाई स्पीड अपना 60 बाई टी टाइम लेगी, है ना। और रितिका 60 किलोमीटर का डिस्टेंस 60 बाई आर से कवर कर रही है, तो ये इतना टाइम लेगी डिस्टेंस बाई स्पीड, यानी कि इतना टाइम लेगी। ये वाला टाइम 3 घंटे ज्यादा है, तो इसी में से ये माइनस कर दूंगा तो 3 आना चाहिए। ठीक है जी। अगर तनु अपना स्पीड डबल कर दे, मतलब तनु अपना स्पीड 60 बाई टी नहीं 2t कर दे, और रितिका अपना स्पीड वही रखे, तो तनु जो है ना वो 2 घंटा कम लेती है रितिका से, यानी कि रितिका का स्पीड ज्यादा हो जाए, टाइम ज्यादा हो जाएगा। तो यहां कर देंगे 60 बाई आर, और यहां कर देंगे 60 बाई 2t, और ये माइनस कर देंगे तो यहाँ क्या आएगा? 2 आ जाएगा, है ना, क्योंकि तनु ने 2 घंटे कम लिया है रितिका से, है ना। अब इन दोनों इक्वेशन को हम ऐड कर देंगे, तनु का स्पीड बताना है। अब इन दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे ना तो 60 बाई आर खत्म हो जाएगा, है ना। और हमारे पास क्या आएगा? तो 3 + 2 5 आएगा, और इधर आ जाएगा क्या? तो 60 बाई टी माइनस 60 बाई 2t। अब इधर भी मैं 2t बनाना चाहूं तो 120 बाई 2t है ना। 120 माइनस 60 यानी कि 60 बाई 2t आ जाएगा, बोलो हाँ, है ना। अब 2 से ये कट गया आपका कितनी बार में? 30 बार में, है ना। और 5 से ये कट गया कितनी बार में? तो 6 टाइम्स में। और t की वैल्यू आ गई आपकी 6, और t क्या था? तनु का स्पीड, यानी कि आपका आंसर ब्यूटीफुल है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अमॉन्ग द फॉलोइंग सीरीज ऑफ नंबर्स फाइंड द ऑड नंबर आउट 37, 43, 47, 53, 61, 71, 73 एंड 81। अब देखो इसमें क्या लॉजिक लगा हुआ है। जब आप इन नंबर्स को ध्यान से देखोगे तो आपको पता लगेगा कि ये जो 37 है ना प्राइम नंबर है, ये भी 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 प्राइम नंबर है, लेकिन मेरा भाई 81 प्राइम नंबर नहीं है। तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए? आप ही सोच के बताओ, ऑड कौन सा है, मतलब अलग कौन सा है? तो आपका आंसर होगा 81, डी फॉर डिलीशियस। नेक्स्ट क्वेश्चन, log 10 5 plus log 10 5x plus 1 is equal to log 10x sorry log 10 5 plus log 10 5x plus 1 plus log 10 x plus 5 plus 1 है। तो यहाँ पे x की वैल्यू आपको बता देनी है। अब देखो जरा ये कॉन्सेप्ट क्या है, समझाता हूं, ध्यान से सुनना। अब ये क्वेश्चन देखना, इसमें थोड़ा आपको लॉग का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। इसमें क्या दिया हुआ है यहाँ पे? log 10 ऑफ 5 प्लस log 10 ऑफ 5x प्लस 1। यहाँ बेस सेम है, देख रहे हो, log का बेस यहाँ पे 10 है, log का बेस यहाँ पे 10 है, तो मैं इनको साथ में मर्ज कर सकता हूँ। इनको क्या कर सकता हूँ, अगर log a प्लस log b रहे, बेस सेम रहे, तो log a b हो जाता है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा ये log 10 ऑफ 5 इंटू 5x प्लस 1 हो जाएगा, है ना। और इसकी वैल्यू बराबर हो जाएगी log 10 ऑफ x प्लस 5। अच्छा, ये 1 को ना आप ऐसे भी लिख सकते हो, log 10 ऑफ 10 का मतलब पावर और बेस और ये वैल्यू दोनों बराबर हो जाए तो इसकी वैल्यू 1 होती है ना। तो 1 को आप log 10 ऑफ 10 लिख सकते हो, है ना। तो फिर से इनका बेस और इनका बेस सेम हो गया। अब मैं log 10 यहाँ लाऊंगा और इसका x प्लस 5 और इसका 10 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो log 10 ऑफ 10 इंटू एक्स प्लस 5 हो जाएगा। अब बेस इधर भी 10 है, बेस इधर भी 10 है, मतलब ये दोनों वैल्यूज बराबर हैं, तो इसके जो ये वैल्यूज होंगे ना वो भी बराबर होंगे। तो यहाँ पे मिल गया हमें 5 इंटू 5x प्लस 1, और इसका वैल्यू बराबर हो जाएगा किसके? तो 10 इंटू एक्स प्लस 5 के बराबर हो जाएगा। अब हमारे पास क्या मिला? तो 5 से इसको काट दो 2 बार में, 5x इधर है, 2x इधर है, 2x जाके माइनस होगा, 3x बचेगा, इधर 1 है और इधर 10 है, 10 में से 1 माइनस होगा तो 9 बचेगा, और x की वैल्यू अपनी प्यारी सी आ जाएगी, ब्यूटीफुल 3। आओ लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अ डिसऑनेस्ट मिल्कमैन प्रोफेसेस टू सेल हिज मिल्क एट कॉस्ट प्राइस बट ही मिक्सेस इट with water and thereby gains 25%.
द परसेंटेज ऑफ वाटर इन द मिक्स्ड मिक्सचर इज, ये बताना है हमें। देखो जरा ध्यान से, जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले तो आप एक काम करना, 1000 ml का जो प्राइस है वो 1000 रुपीज मान लेना, 1000 रुपीज मान लेना, ठीक है जी। अब क्या हुआ कि 25% का फायदा हुआ, तो सीपी और एसपी, अगर सीपी 4 हो तो एसपी आपका 5 होना चाहिए, तभी आपका 25% का फायदा होगा। बात आ रही है समझ में? लेकिन यहां पे बोला जा रहा है ना कि कॉस्ट प्राइस पे बेचने का वादा कर रहा है। अब सुनो जरा ध्यान से, कॉस्ट प्राइस पे बेचने का वादा मतलब कि 1000 ml 1000 में खरीद के लाया था, तो वो बोलेगा कि भाई साहब मैं तो 1000 में ही बेच रहा हूँ, मतलब 5 की वैल्यू वो 1000 बता रहा है, तो 4 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 800 होनी चाहिए। इसका मतलब वो बेच तो 1000 रुपए का सामान रहा है, लेकिन एक्चुअली में सामान दे कितने का रहा है, तो आपका 800 रुपए का सामान दे रहा है ना। अब 800 रुपए के सामान पे आप 800 रुपए में अगर देखोगे तो मिल्क कितना आएगा, अगर 1000 रुपए में 1000 ml आता है तो 800 रुपए में 800 ml आएगा, बोलो हाँ या ना। 800 रुपए में कितना आएगा जी, 800 ml। अब 800 रुपए में 800 ml आएगा, लेकिन वो 800 ml को 1000 रुपए में दे रहा है और बोल रहा है 1 ही लीटर है, तो 1 लीटर बनाने के लिए इसमें कितना पानी मिलाना पड़ेगा, तो 200 ml। अब बताओ, 1000 टोटल क्वांटिटी हो गया, 1000 ml, उसमें 200 ml पानी है, तो पानी का परसेंटेज क्या है, आप बोलोगे 20%, यही आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ए बाई बी का पावर x माइनस 1 है और b बाई ए का पावर x माइनस 3 है। यहाँ पे x की वैल्यू बतानी है। देखो जी, मैं बेस को अगर सेम कर दूं ना तो एक्सपोनेंट भी सेम हो जाते हैं। अब बेस को सेम कैसे करेंगे, तो a बाई बी का पावर x माइनस 1 है, अगर पावर नेगेटिव हो जाए तो बेस पलट जाता है, यानी कि बेस a का पावर माइनस n की वैल्यू 1 बाई ए का पावर n हो जाती है। बात आई समझ में? तो एक बात बताओ आप मुझे, अगर मैं इसको a बाई बी करना चाहूं तो इसमें x माइनस 3 में एक माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका मतलब कि x माइनस वन बराबर होना चाहिए इसमें माइनस के मल्टीप्लाई से। अगर माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, यहां पे आ जाएगा आपके पास, माइनस से मैंने मल्टीप्लाई किया तो माइनस का x और प्लस का 3, माइनस का x अगर इधर भेजूंगा तो 2x होगा, माइनस 1 इधर आके ऐड होगा 4 आएगा, x की वैल्यू आपकी 2 आ जाएगी, औसम आंसर होगा। हाउ मेनी टू डिजिट नंबर सेटिस्फाई दिस प्रॉपर्टी, द लास्ट डिजिट यूनिट डिजिट और द स्क्वायर ऑफ टू डिजिट नंबर इज 2। हाउ मेनी टू डिजिट नंबर्स सेटिस्फाई दिस प्रॉपर्टी, द लास्ट डिजिट ऑफ द स्क्वायर ऑफ द टू डिजिट नंबर इज 2। मतलब क्या हुआ इस बात का, ये बोला जा रहा है कि कोई ऐसा नंबर लो आप, लास्ट डिजिट ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू डिजिट नंबर इज 2, किसी टू डिजिट नंबर का स्क्वायर करो और उसका लास्ट डिजिट क्या आना चाहिए, तो 2 आना चाहिए। अब सुनो जरा मेरी बात को ध्यान से, कोई भी ऐसा नंबर जो 2 डिजिट का हो, 1 डिजिट का हो, 3 डिजिट का हो, उसका स्क्वायर कभी भी 2387 से एंड नहीं करता। क्यों? क्योंकि अगर नंबर 0 से एंड करेगा स्क्वायर करोगे तो 0 आएगा, 1 से एंड करेगा स्क्वायर करोगे तो 1 आएगा, 2 से एंड करेगा स्क्वायर करोगे तो 4 आएगा, 3 से एंड करेगा स्क्वायर करोगे तो 9 आएगा, वैसे ही 4 से एंड करे स्क्वायर करोगे तो 6 आएगा लास्ट में। 5 से एंड हो कोई भी नंबर दुनिया का, अगर वो स्क्वायर करोगे तो लास्ट में 5 आएगा। 7 से एंड हो स्क्वायर करोगे तो 9 आएगा, दुनिया का कोई भी नंबर। अगर 8 से एंड हो स्क्वायर करोगे तो 4 आएगा, 9 से एंड हो स्क्वायर करोगे तो 1 आएगा। बात आई समझ में? और दुनिया का कोई भी नंबर है, बता दो इनके अलावा किसी से एंड करता हो? नहीं। तो स्क्वायर्स के लास्ट में भी क्या क्या आ सकता है, तो 0 1 4 9 6 5, यही सारे नंबर आ सकते हैं और कुछ नहीं आएगा। बात आई समझ में या नहीं? तो ऐसा तो कोई भी नंबर नहीं होगा जिसका स्क्वायर के लास्ट में 2 आ जाता हो, है ना। तो इसका आंसर क्या होगा, नन ऑफ दीज। आओ लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। A man had some hens and cows. If the number of heads is 50 and number of feet equals 160, then number of cows will be, बता देना है हमें। अब देखो, हेंस के पास 2 पैर होते हैं और काऊ के पास कितने पैर होते हैं, 4 पैर होते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा हेंस और यहाँ पे लिखा काऊ। अब हेंस के पास 2 पैर हैं
और काऊ के पास 2 प्लस 2 पैर यानी कि 4 पैर है। टोटल पैर जो है 160 है और टोटल हेड जो है 50 है। अगर मैं एक काम करूं, टोटल हेड 50 है, मतलब h प्लस सी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, तो आप बोलोगे 50 होनी चाहिए। अगर मैं एक काम करता हूं, हेन एंड काऊ दोनों के पैरों की संख्या दो दो मान लेता हूं मैं। अगर दो दो मानूंगा ना, तो 50 लोगों के पास दो दो पैर हैं, यानी कि 50 इंटू टू कितने पैर हो गए, तो 100 पैर हो गए। लेकिन पैर कितने हैं, तो 160 हैं। मतलब मैं कितने पैर छोड़ रहा हूं, तो 30 पैर छोड़ रहा हूं। हर काऊ में मैंने 2 पैर छोड़े थे, तो टोटल मैंने 30 पैर छोड़ दिए। तो काउस की संख्या क्या हो गई, 15। बात आ रही है समझ में? देन द नंबर विल बी, देन द नंबर, अच्छा हर काऊ में मैंने, अच्छा मैंने तो 60 पैर छोड़े हैं ना, यहां पे मैंने गलती कर दिया। ये देखना जरा ध्यान से, हर काऊ में मैंने कितने पैर छोड़े हैं, तो 2 पैर छोड़े हैं। और टोटल पैर कितने छोड़े, 100, 160 चाहिए था लेकिन 100 ही आया, मतलब 60 छोड़े मैंने। तो काऊ का, हर काऊ का दो दो पैर मिला के 60 हो रहा है। मतलब काउच का नंबर क्या होगा, तो 30 होगा। आपका आंसर क्या हो गया, डी फॉर डिलीशियस। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेशनल नंबर फॉर रेकरिंग डेसिमल 0.123 रिपीट हो रहा है। ये है प्योर रेकरिंग नंबर। रेकरिंग नंबर जो होते हैं ना मेरे प्यारे भाइयों बहनों, दो टाइप के होते हैं। एक होता है आपका प्योर रेकरिंग नंबर और एक होता है इम्प्योर रेकरिंग नंबर। अगर आपने मेरी क्लास करी होगी ना, तो आपको ये बात खुद से पता होनी चाहिए। बताओ जी, पॉइंट के बाद क्या क्या रिपीट हो रहा है, तो 1 2 3 रिपीट हो रहा है। 1 2 3 को पॉइंट के बाद 3 नंबर रिपीट हो रहा है, 3 पे रेकरिंग आएगा, तो 9 से डिवाइड कर दो। 3 चौके 12, 3 एकम 3, और यहाँ आ गया 3 3 3। मतलब इसका आंसर 41/333 होगा, या फिर 123/999 होगा। मतलब आपका आंसर क्या है, सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ 7 raised to the power 97 माइनस 3 raised to the power 53? जो जो मैंने पढ़ा दिया है ना, वहीं से आएगा निकम्मो। क्यों पढ़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। बस यही पढ़ लो ना, हो जाएगा काम। यूनिट डिजिट पूछा जाए ना, आपको 7 की साइक्लिसिटी 4 होती है, 3 की साइक्लिसिटी 4 होती है। इसको 4 से डिवाइड करो, रिमाइंडर क्या बचा, तो 1 बचा। मतलब 7 का पावर 1 का जो साइक्लिसिटी हो, जो यूनिट डिजिट होगा, वही इस नंबर का यूनिट डिजिट होगा। तो यहां से यूनिट डिजिट क्या आया, 7 आया। 7 के पावर 1 का यूनिट डिजिट क्या, 7। इसे 4 से डिवाइड करो, तो यहाँ पे 4 से डिवाइड करोगे तो 1 आएगा रिमाइंडर। 3 के पावर 1 का जो यूनिट डिजिट, वही 3 के पावर 53 का। यहाँ से यूनिट डिजिट 3 का पावर 1 यानी कि 3 आया। 7 में से 3 घटा दो, आपका आंसर क्या आएगा, 4। बी फॉर ब्यूटीफुल आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन बताओ तो जरा कमेंट में, कराया है या नहीं कराया है। ऐसा क्वेश्चन कराया है या नहीं कराया है। ऐसा क्वेश्चन कराया है या नहीं कराया है। ऐसा क्वेश्चन कराया है या नहीं कराया है। निकम्मो, क्यों यार, क्यों दिमाग खराब कर रहे हो यार। जाओ ना अपना नोट्स रिवाइज कर लो ना, उड़ीसा का कोई भी एग्जाम क्लियर कर लोगे। दिन भर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से बात करते रहते हो, इससे अच्छा है अपना नोट्स रिवाइज करो। निकम्मो, गोली मार दूंगा सबको, दिमाग खराब करके रखा है मेरा। एकदम पढ़ाई नहीं करते तुम लोग। आ जाओ, ये क्वेश्चन लेते हैं। कुछ ज्यादा बोल दिया क्या, माफ करना दोस्तों। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, 88 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ कॉपर इज ड्रॉन इनटू वायर 1 mm ऑफ डायमीटर। लेंथ ऑफ वायर बनाना है, बताना है। तो इसका जो वॉल्यूम है आपके कॉपर का, यानी कि 88 सेंटीमीटर क्यूब, ये बराबर होना चाहिए जो आप वायर ड्रॉ कर रहे हो ना, उसके वॉल्यूम के। अब वायर किस फॉर्म में होता है, सिलेंडर के फॉर्म में, और सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, तो पाई आर स्क्वायर एच होता है ना। पाई की वैल्यू हो गई अपनी 22/7 आर स्क्वायर। अब आर के बारे में देख लो, 1 mm तो डायमीटर है। 1 mm का मतलब होता है मेरे प्यारे भाइयों बहनों 1/10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये डायमीटर है। अगर मैं रेडियस लेना चाहूं तो 1/10 को 2 से डिवाइड करूंगा, यानी कि 1/20 सेंटीमीटर रेडियस हो जाएगा। 1/20 आर स्क्वायर, यानी कि 1/20 से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और ले लेता हूं एच, पाई आर स्क्वायर एच। ये वॉल्यूम हो गया आपका किसका, तो वायर का। और वायर का ही वॉल्यूम क्यूबिक कॉपर के वॉल्यूम के बराबर होगा, क्योंकि इसी कॉपर से आपका वॉल्यूम बन रहा है वायर का। यहां भी सेंटीमीटर है, यहां भी सेंटीमीटर है, मतलब 2 सेंटीमीटर खत्म हो चुका है और 1 सेंटीमीटर बचा हुआ है। 22 से 4 बार में खत्म हो गया। 20 20 400, 400 में 7 का मल्टीप्लाई 2800, 28 में 4 का मल्टीप्लाई 112 पे डबल जीरो आ गया। ये आपका हाइट की वैल्यू हो गई, लेकिन ये सेंटीमीटर में है।
हमें मीटर में चाहिए तो इसे 100 से डिवाइड कर दो, 0000 कटेगा, आपका आंसर 112 हो जाएगा। बात आ रही है समझ में या नहीं? आ जाओ लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज हाफ्ड वाइल ब्रेड्थ इज ट्रिपल्ड। देखो लेंथ और ब्रेड्थ एक ले लो इनिशियल और एक ले लो फाइनल। हाफ का मतलब 2 से 1 कर दिया गया और ट्रिपल का मतलब आपका मान लो कि ये भी 1 से 3 कर दिया गया। व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन एरिया? पहले वाला एरिया क्या था? तो 2 1 जा 2, क्योंकि लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है एरिया, 2 1 जा 2। अब वाला एरिया क्या है? तो 3 1 जा 3। पहले वाला एरिया 2 था और अभी वाला एरिया 3 है, मतलब एरिया आपका 2 से 1 बढ़ा है, मतलब 1/2 बढ़ा है। 1/2 का मतलब 50% इंक्रीज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्या है? अ लाइब्रेरी हैज एन एवरेज ऑफ 260 विजिटर्स ऑन संडे, 140 ऑन अदर डेज। द एवरेज नंबर ऑफ विजिटर्स पर डे इन अ मंथ ऑफ 30 डेज बिगिनिंग विद अ संडे इज, ये बताना है। देखो जी, अब आप एक बात बताओ, अगर संडे से आपका मंथ बिगिन हो रहा है तो आपका 1 तारीख को संडे, फिर आपका कितने तारीख को? तो 8 तारीख को संडे, फिर आपका 1 7 8 7 15 तारीख को, फिर आपका 22 तारीख को और फिर आपका 29 तारीख को। मतलब 5 आपके संडे बनेंगे और इन 5 दिनों में कितने कितने लोग आते हैं? तो 5 इंटू 260 टोटल लोग आ गए। ठीक है जी। अब 140 ऑन अदर्स डे हैं, मतलब कि 5 डेज हो गए तो बाकी के 25 दिन बचे और 25 दिनों में 140 लोग आते हैं रोज रोज, है ना? टोटल एवरेज बताना है, तो टोटल एवरेज बताने के लिए इसी को नंबर ऑफ डेज यानी कि 30 से हमें डिवाइड करना पड़ेगा। अब देखते हैं 26 में 5 का मल्टीप्लाई 130 यानी कि 1300 हो गया यहाँ पे। चलो इसको एक ही बार में ऐड करेंगे। यहाँ पे आएगा अपना 1300 और यहाँ पे आ जाएगा 14 में 25 का मल्टीप्लाई, 25 में 12 का मल्टीप्लाई 300 और 2 का मल्टीप्लाई 50, 350 पे एक जीरो मतलब 3500, 3500 और 1300 हो जाता है 4800। ये हो गया अपना 4800। इसी को 30 से डिवाइड कर देना है। एक जीरो कटा, 3 से 160 बार में कटेगा, आंसर C4 क्यूट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंगल बिटवीन द मिनट हैंड एंड द आवर हैंड ऑफ अ क्लॉक व्हेन द टाइम इज 8:30। अब 8:30 में आपका मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच का एंगल बताना है ना? तो देखो भाई, मैं रीजनिंग तो पढ़ाता नहीं हूं और ये रीजनिंग का क्वेश्चन है ना? लेकिन आपको इतना तो बता ही सकता हूं कि कैसे निकालोगे जुगाड़, है ना? अब 8:30 जब होता है ना मेरे प्यारे भाइयों बहनों, तो 8:30 में जरा समझो यहाँ पे कि घड़ी की सुई कहाँ कहाँ रहती है। अगर ये घड़ी हुआ, ये आपका है, एक तो 30 में मिनट हैंड यहाँ पे होगा, है ना? मिनट हैंड यहाँ पे होगा, ये आपका 6 है, ये आपका 9 है ना? और 8:30 में ये 6 है और ये 9 है, तो 6 के बाद 7 आएगा, 8 आएगा, देन 9 आएगा, तो यहाँ पे 8 बना लेते हैं, यहाँ पे 7 बना लेते हैं। मिनट हैंड यहाँ पे है और जो आवर हैंड रहेगा ना, इन दोनों के बीच में रहेगा, इन दोनों के बीच में रहेगा यहाँ पे। अब ये जो ऐसे ऐसे कितने गैप होते हैं घड़ी में? तो 12 गैप होते हैं। अगर 12 गैप मिलके 360 डिग्री तो एक गैप मिलके 30 डिग्री, यहाँ भी 30 डिग्री, और ये वाला हाफ में है तो ये वाला कहीं यहाँ आएगा और ये वाला 15 डिग्री होगा, तो 30 30 60 15 75 डिग्री हो जाएगा। इसका एक फॉर्मूला भी होता है, मुझे नहीं पता फॉर्मूला, आप देख लेना क्या होता है, या फिर आप ऐसे सोच के भी निकाल सकते हो, आपको किसी भी फॉर्मूले की जरूरत नहीं है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन लेते। A, B, C rent a gross lawn. A puts 10 goats for 7 months. B puts 12 goats for 5 months. C puts 15 goats for 3 months for grazing. If the total rent for the pasture is 175, how much must C pay in the share of rent? अब जिसके गोट जितने ज्यादा चरेंगे उतना ही ज्यादा पैसा लगेगा। तो ए के गोट ने, मान लो कि एक गोट 1 यूनिट ग्रेज करता है 1 महीने में, तो 7 महीने में ए का गोट 70 यूनिट ग्रेज करेगा और बी का गोट 12 इंटू 5 यानी कि 60 यूनिट ग्रेज करेगा और सी का गोट 15 इंटू 3 यानी कि 45 यूनिट ग्रेज करेगा। अब 5 से ये 14 बार में कट गया, 5 से ये 12 बार में कट गया
और 5 से ये 9 बार में कट गया, है ना? तो इसी रेशियो में उनको पैसे भी पे करने पड़ेंगे। 12 9 21, 21 में 14 जोड़ोगे तो 35 आएगा। 35 यूनिट की वैल्यू 175 है, तो आप क्लियरली देख सकते हो 1 यूनिट की वैल्यू 5 रुपए हो जाएगी। सी का शेयर बताना है तो 9 यूनिट की वैल्यू 45 रुपीज हो जाएगी। बात आ रही है समझ में? ए फॉर ऑसम आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन सेलिंग 18 बॉल्स एट 720 देयर इज अ लॉस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 6 बॉल्स। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। द कॉस्ट प्राइस ऑफ अ बॉल बताना है। अगर 18 बॉल्स को आप 720 में बेच रहे हो तो आपको लॉस कितने का हो रहा है जी? तो 6 बॉल्स का लॉस हो रहा है। अब सुनो जी, कॉस्ट प्राइस ऑफ 6 बॉल का लॉस हो रहा है, ध्यान से देखना। 18 बॉल का सीपी मान लो कि 720 होता और आप 720 में ही बेचते तो कोई लॉस नहीं होता, है ना? लेकिन 18 बॉल का सीपी कुछ और है और आप इसे बेच रहे हो 720 में और लॉस हो रहा है 6 बॉल्स का सीपी के बराबर। इसका मतलब क्या है कि 18 बॉल्स का सीपी बराबर है 720 रुपीज अब प्लस 6 बॉल के सीपी के, है ना? तभी तो आप 720 में बेच रहे हो, तो ये 6 सीपी रह जा रहा है और इतना लॉस हो रहा है ना? तो 6 सीपी को इधर लेके आओगे तो 12 सीपी बचेगा और 12 सीपी का वैल्यू 720, तो एक सीपी का वैल्यू 60 रुपीज आ जाएगा। मतलब एक आपके बॉल का कॉस्ट प्राइस कितना है? तो 60 रुपीज। आपका आंसर डी फॉर डिलीशियस है। बातें आ रही हैं समझ में या नहीं? इस तरीके से अगर सोचना स्टार्ट नहीं किया ना तो फिर भूल जाओ, आप एग्जाम क्रैक करना। जल्दी से सोचना स्टार्ट करो, उसकी यादों में खुद को गुम मत होने दो, मैथ्स की यादों में गुम हो जाओ। लेकिन पता है सबसे खतरनाक चीज क्या है? कि प्यार करने की उम्र और पढ़ाई करने की उम्र एक ही होती है। आपको इन्हीं दोनों में बैलेंस बना के चलना है और आगे मैं कुछ नहीं बोलूंगा वरना विवाद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। टू पाइप्स कैन फिल अ टैंक इन 20 एंड 24 मिनट। अ वेस्ट पाइप कैन एम्प्टी इन 18 लीटर पर मिनट। ऑल थ्री पाइप्स वर्किंग टुगेदर कैन फिल द टैंक इन 15 मिनट। देखो जी, ए किसी टैंक को फिल करता है 20 मिनट में, बी उसी टैंक को फिल करता है 24 मिनट में और ए बी सी तीनों मिल के जब फिल करते हैं तो 15 मिनट का समय लगता है। अब इन सब का एलसीएम एलसीएम ले लो। 20 24 15 का एलसीएम हो गया 120। ए तो फिलिंग पाइप है तो ये 20 से डिवाइड करोगे तो ये 6 यूनिट फिल करेगा, ये 5 यूनिट फिल करेगा, है ना? 5 यूनिट प्लस करेगा और ये लोग भी मिलके फिल कर रहे हैं, मतलब ये लोग 8 यूनिट फिल करेंगे, है ना? अब 6 5 11 यूनिट तो ए बी ही फिल कर दे रहे हैं और ए बी सी मिलके 8 यूनिट फिल कर रहे हैं। इसका मतलब सी 3 खाली कर रहा होगा। बात आई समझ में? कैपेसिटी ऑफ टैंक बताना है। 1 मिनट में सी जो है वो 3 यूनिट खाली करता है। देखो जरा ध्यान से यहाँ पे, वेस्ट पाइप कैन एम्प्टी 18 लीटर पर मिनट, मतलब 1 मिनट में 3 यूनिट खाली करता है और इसी 3 यूनिट की वैल्यू 18 लीटर है, तो 120 यूनिट की वैल्यू क्या होगी? जो होगी वही हमारा कैपेसिटी होगा। तो 3 यूनिट की वैल्यू आपकी 18 लीटर हो गई, 1 यूनिट की वैल्यू कितने? 6 लीटर। तो 120 यूनिट की वैल्यू 120 इंटू 6 यानी कि 720 लीटर हो जाएगी और आपका आंसर हो जाएगा डी फॉर डिलीशियस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन व्हेन द लेंथ ऑफ अ शैडो ऑफ टावर इज सेम एज हाइट ऑफ द टावर। लेंथ ऑफ द शैडो और हाइट ऑफ द टावर दोनों सेम हो जाए, मतलब ये 1:1 के रेशियो में आ जाए, है ना? तो ये वाला तो 90 डिग्री होगा ही और ये 1:1 के रेशियो में आ गया, मतलब कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल फॉर्म हो गया। आइसोसेलेस ट्रायंगल में 45 45 के एंगल फॉर्म होते हैं। आपका आंसर क्या होगा? 45। A batsman scored 144 runs which included 6 boundaries and 8 sixes। चलो जी, 6 बाउंड्री लगाया मतलब 6 गुने 4 अब प्लस 8 सिक्सेस मतलब 8 गुने 6 लगाया। व्हाट परसेंट ऑफ हिज टोटल रन स्कोर ही मेक बाय रनिंग द बिटवीन द विकेट्स। ये तो बाउंड्रीज से हुए, तो रनिंग करके कितने हुए? तो 144 माइनस ये वाली चीज, है ना? तो माइनस करते हैं, 6 चौके 24, 8 छक्के 48, मतलब इसमें से 72 माइनस होगा तो आएगा क्या? तो 72। मतलब 72 रन्स तो बाउंड्री से लगे हैं, ये 72 बाउंड्री से लगे हैं और 72 रन करके लगे हैं। तो 72 144 का 50% होता है, 50% रन करके लगे हैं। द सम ऑफ थ्री नंबर्स इज 147। रेशियो ऑफ फर्स्ट टू सेकंड ए
बी एंड सी। फर्स्ट से सेकंड का रेशियो 2:3 है, सेकंड से थर्ड का रेशियो 5:8 है। आपको बताना है सेकंड नंबर, तो कब्जा करवा दो। कब्जा करवाने वाला मेथड बताया था। यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 5 आएगा, 2 में 5 का मल्टीप्लाई 10 हो गया, यहाँ 15 हो गया और यहाँ पे 24 हो गया। मतलब तीनों नंबर का रेशियो आ जाएगा ये वाला। इनको अगर ऐड करोगे तो 24 15 कितना हो जाता है, तो ये हो गया आपका 39 + 10 49 यूनिट। 49 यूनिट का वैल्यू 147 है। तो 1 यूनिट का वैल्यू आपको 3 दिख रहा होगा और 15 यूनिट का वैल्यू 15 × 3 45 हो जाएगा। आंसर आपका ऑसम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राची फादर वॉज 28 ईयर्स ऑफ एज व्हेन शी वॉज बोर्न। अब देखो, एक तो प्राची है और एक प्राची के पापा हैं। अब प्राची का जब जन्म हुआ ना, मतलब जब ये 0 साल की थी, तो प्राची के पापा 28 साल के थे। While her mother was 26 years old when her brother 4 years younger to her was born। अब प्राची की मदर आ गई और प्राची का एक भाई भी आ गया, मतलब ब्रदर आ गया। अब ब्रदर जो है ना, वो प्राची से 4 साल छोटा है। मतलब जब प्राची 4 साल की होगी तो यहाँ पे ब्रदर 0 साल का होगा, है ना। और पापा जो होंगे ना, वो 32 ईयर्स के होंगे, क्योंकि ये भी 4 साल बड़े हो जाएंगे। While her mother was 26 years old when her brother 4 years younger to her was born। अब जब ब्रदर का जन्म हुआ, मतलब ब्रदर जब 0 का था, तो मदर आपकी 26 की थी। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एज ऑफ हर पेरेंट्स। अब डिफरेंस एज पेरेंट्स के किन्हीं भी दो लोगों के एज के बीच का डिफरेंस कम या ज्यादा नहीं होता। जितना यहाँ पे डिफरेंस होगा उतना ही डिफरेंस हर जगह होगा। यहाँ पे डिफरेंस कितना है, तो 6 साल। आपका आंसर क्या हो जाएगा, 6 साल। आई होप आप समझ पा रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। द टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स यूज्ड इन नंबरिंग पेजेज ऑफ अ बुक हैविंग 536 पेजेज। मतलब 536 पेज वाले बुक को नंबर करना है, टोटल कितना डिजिट यूज करोगे। जैसे देखो, यहाँ पे पेज 87 लिखा हुआ है ना, तो इसमें कितने डिजिट यूज हुए हैं, 87 2 डिजिट। वैसे ही आप सोचना जरा, 1 से लेके 9 तक के पेजेज में आप एक एक डिजिट यूज करोगे, मतलब टोटल 9 डिजिट यूज करोगे। 10 से लेके 99 तक में आप दो दो डिजिट यूज करोगे, यानी कि टोटल कितने डिजिट यूज करोगे। तो बताओ, 10 से लेके 99 तक कितने नंबर, तो 99 माइनस 10 यानी कि 89, अब प्लस 10 एक और आ जाएगा, 90 नंबर। तो 90 इंटू 2 डिजिट, यानी कि यहाँ पे जो टोटल डिजिट यूज होंगे वो 180 यूज होंगे, है ना। अब 100 से लेके आपके 536 तक कितने नंबर होते हैं, तो 536 माइनस 100 आपके हो गए 436, प्लस 1 कर दोगे तो टोटल नंबर ऑफ पेजेज आ जाएंगे, यानी कि 437 पेजेज, और हर पेज में 3 3 डिजिट। तो ये आ जाएंगे नंबर ऑफ डिजिट। 3 सत्ते 21 का एक आ गया, 2 बचा, 3 तिया 9 और 2 11 हो गया, एक बचा, 4 तिया 12 और एक 13 हो गया, 9 1 10 होता है, एक बचा, 8 1 9 1 10 होता है, एक बचा, 13 1 14 1 15 आ गया। मतलब टोटल आप 1500 डिजिट यूज करोगे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। आनंद, विनोद एंड चंद्रा start at same time in the same direction to run around a circular stadium। Anand complete around in 252 seconds, Vinod in 308 सेकेंड, चंद्रा इंड। और भाई चंद्रा, कैसे हो? अगर ये वीडियो देख रहे हो ना, तो निकम्मे कमेंट कर दो और बढ़िया से पढ़ाई कर लो। अगर पढ़ाई नहीं कर रहे हो ना, तो सोच लेना, फिर गोली मार दूंगा, है ना। देख रहे हो विनोद, चंद्रा पढ़ाई नहीं कर रहा, बस आनंद के साथ जीवन बिता रहा है। अमित कैसा है विनोद, चंद्रा? अमित भाई की बहुत याद आती है, बता देना उससे। हाँ जी, देखो जी, आनंद completes a round in 252 seconds, Binod in 308 seconds, and Chandra in 198 seconds, all starting at the same point. After what time? After what time will they all be again at the starting point together for the first time? अब जब आप पढ़ रहे थे क्या, आपके सर्कुलर रेस, तो वहां पे मैंने बताया था कि अगर कोई आदमी इतना टाइम ले रहा है, दूसरा आदमी इतना टाइम, तीसरा आदमी इतना टाइम, तो वो मिलते कैसे हैं पहली बार में। ये चीज मैंने एक्सप्लेन करी थी, कैसे करी थी, ध्यान से देखो। तो मैंने आपको बोला था कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना, आनंद का टाइम ले लेना 252, विनोद का टाइम ले लेना कितना
तो ये है आपका 308 और आपका चंद्रा का टाइम ले लेना कितना 198। इन सब का एलसीएम निकाल देना, एलसीएम निकाल देना, आपको इनका मीटिंग टाइम फॉर द फर्स्ट टाइम मिल जाएगा। इन सब का क्या निकालना है, एलसीएम निकाल के बताओ आपका आंसर क्या आएगा। जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताओ इन तीनों का एलसीएम निकाल के, है ना। एलसीएम निकालोगे तो सेकंड्स में आएगा। अब सेकंड को मिनट में कन्वर्ट करना है तो मिनट में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि सारा ऑप्शन मिनट में है। मिनट में कैसे कन्वर्ट करते हैं सेकंड्स को, तो 60 से डिवाइड करके, है ना। तो 60 से डिवाइड करके देख लेना कितना मिनट आ रहा है, कितना सेकंड आ रहा है, और कमेंट बॉक्स में आंसर बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। उमा सेज इफ यू रिवर्स माई एज द फिगर्स रिप्रेजेंट माई हस्बैंड्स एज। ही इज ऑफ कोर्स सीनियर टू मी and the difference between age is 1/11 of sum of our age, then उमा's age बता देना है। देखो जी, अगर उमा का एज रिवर्स कर रहे हो ना तो उसके हस्बैंड का एज रिफ्लेक्ट होता है और उसका एज सीनियर है, उसका हस्बैंड क्या है, सीनियर है। तो उमा का एज आपको बता देना है। अब एक बात बताओ, मान लो उमा का एज मैं ये मान लूं तो 3 को उल्टा करूं 34 होगा। 34 तो सीनियर हुआ नहीं, तो ये आंसर नहीं होगा। ये आंसर हो सकता है, ये आंसर हो सकता है ना। अब देखो, बोला जा रहा है कि ही सीनियर टू मी एंड द डिफरेंस बिटवीन आवर एजेज इज 1/11 ऑफ सम ऑफ आवर एजेज, है ना। अब अगर मैं उमा का एज 34 मान लूं, उमा का एज और हस्बैंड का एज, उमा का एज अगर 34 मानूं तो इसका एज क्या होगा, 43 होगा, है ना। इनके बीच का डिफरेंस कितना हो गया, तो 6 3 9 हो गया। अब डिफरेंस जो है ना वो 1/11 है सम ऑफ आवर एजेज का। इनका सम क्या होगा, तो इनका सम हो जाएगा 4 3 7 4 3 7 4 3 7 7 का 77 का 1/11 तो 9 होता नहीं है, इसीलिए आपका आंसर 34 नहीं होगा। अब मैं लेता हूं 45। उमा का एज 45 तो ये वाला 54। इनके बीच का डिफरेंस क्या हो गया, तो 9 हो गया। इनका सम क्या है, 99 है। इसका 1/11 अगर करेंगे ना 9 होगा। ऐसे क्वेश्चन को ऑप्शन से करना, क्यूट सा आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इन 400 मीटर रेस द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ टू contestants A and B is 3:4. A has a start of 160 मीटर, then A wins by, ये बताना है ना। अब देखो जरा ध्यान से, ए को अगर 160 मीटर का स्टार्ट मिला हुआ है ना, तो ध्यान से सुनना मेरी बात को। ये 400 मीटर का रेस है। 400 मीटर में ए यहां कहीं खड़ा रहेगा। 160 मीटर का स्टार्ट मिल गया, मतलब 160 मीटर बाद, तो ये वाला डिस्टेंस 240 मीटर कवर करना है। और बी यहां है, बी को पूरा डिस्टेंस कवर करना है। ये लोग इस दिशा में रेस लगा रहे हैं। अब इनके स्पीड का रेशियो क्या है, तो 3:4 है। मतलब इसकी स्पीड जो है वो 3 है और इसकी स्पीड जो है वो 4 है। मान लेते हैं इसकी स्पीड 3 मीटर पर सेकेंड है और इसकी स्पीड 4 मीटर पर सेकेंड है ना। तो 3 मीटर पर सेकेंड से ये भाई साहब तो 80 सेकेंड्स में ही ये डिस्टेंस पूरा कर लेंगे, बोलो हाँ या ना। क्योंकि 240 मीटर अपॉन 3 मीटर डिस्टेंस बाई स्पीड इज इक्वल टू टाइम, 80 सेकंड में ये पूरा कर लेंगे, ठीक है। लेकिन ये भाई साहब 80 सेकंड में कहाँ रहेंगे, तो 80 इंटू 4 मीटर पर सेकंड यानी कि 320 मीटर ही पूरा कर पाएंगे। और ये जो 80 मीटर का डिस्टेंस रहेगा ये बाकी बचा हुआ रह जाएगा। तो ये हार जाएंगे किससे, 80 मीटर से, और ये जीत जाएगा 80 मीटर से। बात आई समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इन एन आवर अ बोट गोज 13 किलोमीटर पर आवर अलोंग विद द स्ट्रीम। मतलब कि आपका डाउन स्ट्रीम जो स्पीड है, डाउन स्ट्रीम स्पीड मतलब क्या, बोट प्लस स्ट्रीम का स्पीड 13 किलोमीटर पर आवर है। अगेंस्ट द स्ट्रीम 7 किलोमीटर पर आवर, मतलब बोट माइनस स्ट्रीम का स्पीड जो है वो 7 किलोमीटर पर आवर है। स्पीड ऑफ बोट बता देना है स्टिल वाटर में, तो आप इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो। या फिर आपको ये बात पता होना चाहिए कि डाउन प्लस अप बाई 2 आपका बोट का स्पीड होता है, डाउन माइनस अप बाई 2 आपका स्ट्रीम का स्पीड होता है। इन दोनों को ऐड करोगे तो 2b की वैल्यू 20 आ जाएगी और b की वैल्यू 10 आ जाएगी। आपका आंसर होगा ए फॉर ऑसम। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अ 230 मीटर लॉन्ग ट्रेन रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 110 किलोमीटर पर आवर क्रॉसेस अनदर ट्रेन रनिंग इन अपोजिट डायरेक्शन at the speed of 70 किलोमीटर पर आवर इन 10 सेकेंड। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द अदर ट्रेन। देखो, जब ऑपोजिट डायरेक्शन में हो या फिर
सेम डायरेक्शन में हो। अगर ट्रेन दूसरे ट्रेन को क्रॉस करती है तो वो अपना डिस्टेंस प्लस दूसरे का डिस्टेंस भी कवर करेगी, है ना। 10 सेकंड में कवर कर रही है डिस्टेंस, और स्पीड जो है ऑपोजिट डायरेक्शन में है दोनों का, तो रिलेटिव स्पीड सम हो जाएगा। यानी कि जो ट्रेन क्रॉस की ना दूसरे ट्रेन को, उसकी स्पीड हो जाएगी 180 किलोमीटर पर आवर। 180 किलोमीटर पर आवर को अगर मैं मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करूं तो 5/18 से मल्टीप्लाई करूंगा। अब ये तो स्पीड हो गया मीटर पर सेकंड में। अब 10 सेकंड से मल्टीप्लाई कर दूं, यानी कि स्पीड इंटू टाइम कर दूं, तो डिस्टेंस मिल जाएगा। मतलब डिस्टेंस मिल गया 10 पच्चीस 50 में 10 का मल्टीप्लाई 500। मतलब कि उस ट्रेन ने टोटल 500 मीटर का लेंथ कवर करा हुआ है। इस 500 में उसका खुद का लेंथ जो है वो 230 है। तो बाकी जो बची हुई ट्रेन है यानी कि अनदर ट्रेन, उसका लेंथ 500 माइनस 230 यानी 270 होगा। आंसर सी है। Amit and Sumit can do a piece of work in 20 दिन 12 दिन respectively. Amit started work alone and then after 4 days Sumit joined him till the completion of work. How long did the work last? देखो जी, अमित सुमित, अमित आपका 20 दिन में पूरा कर सकता है, सुमित आपका 12 दिन में। अगर एलसीएम ले लूं तो 60 हो गया। इसकी एफिशिएंसी 3, इसकी एफिशिएंसी 5। अब काम स्टार्ट हो गया। काम स्टार्ट हुआ तो अमित स्टार्टेड द वर्क अलोन एंड देन आफ्टर 4 डेज, अमित ने स्टार्ट किया, 4 दिन तक काम किया। 4 दिन तक काम किया तो 4 दिन में 4 में 3 का मल्टीप्लाई 12 काम हो जाएगा। अभी भी बचा हुआ है 48 काम। देन सुमित ने ज्वाइन किया। अब यहां से आगे अमित प्लस सुमित दोनों काम करेंगे। दोनों कितने दिन काम करेंगे? तो 48 यूनिट काम करना है और 3 5 8 काम, यानी कि इनको 6 दिन का समय लगेगा। टिल द कंप्लीशन ऑफ द वर्क। हाउ लॉन्ग डिड द वर्क लास्ट? वर्क कितने दिन लास्ट किया ये हमसे पूछा जा रहा है। तो 6 दिन यहां काम चला और 4 दिन यहां काम चला। मतलब वर्क कितने दिन लास्ट किया है? वर्क आपका 6 दिन प्लस 4 दिन 10 दिन लास्ट किया है। आंसर 10 होगा। सम ऑफ ऑल इवन नंबर्स फ्रॉम 1 to 100 इज। देखो जी, इवन नेचुरल नंबर का जो सम होता है वो होता है n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n+1 अपॉन में 6 होता है ना। तो 100 है तो 100 में इवन नंबर कितने आएंगे? 100 अगर नंबर तक 100 तक जाते हो ना तो 50 इवन 50 ऑड। मतलब यहाँ पे 50 इवन नंबर का सम पूछा जा रहा है। सम ऑफ फर्स्ट n इवन नंबर होगा, यहाँ पे 50 इवन नंबर हो जाएंगे तो n की वैल्यू 50 हो जाएगी। तो यहाँ पे हो गया 50 इंटू 51 इंटू 50 दूनी 100 प्लस 1 101, और अपॉन में क्या आ जाएगा? तो 6 आ जाएगा। 2 से 3 बार में काट दो और 2 से इसको 25 बार में काट दो और 3 से इसको काट दो 17 टाइम्स में। अब इन सबका मल्टीप्लाई करोगे ना तो आपको आंसर मिलेगा। चलो मल्टीप्लाई करते हैं। 17 पच्चे 85, 5 आया 8 बचा, 17 दूनी 34, 34 में 8 जोड़ोगे तो 42 आएगा। इसमें आप 101 से मल्टीप्लाई करोगे तो 42,500, 42,500 में 400 ऐड करना है। 42,500 400 925, 42,925। मतलब कि आप मल्टीप्लाई कर भी लोगे ना तो भी आंसर नहीं है इसमें, मतलब नन ऑफ दीज आंसर होगा। मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 425 में 1 का मल्टीप्लाई 425, 42 बचा। 0 का मल्टीप्लाई 0, 42 ऐड करोगे 42 ऐड करोगे तो 42 आया, 4 बचा। 425 में 4 ऐड करोगे 429 आएगा। मतलब आपका आंसर होना चाहिए 42925, है ना। कुछ गलत हो गया क्या? सम ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर्स। ओहो, ये तो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ इवन नेचुरल नंबर होता है। अच्छा कोई बात नहीं, अगर मुझसे पूछा जाता कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ इवन नेचुरल नंबर आपका 100 तक कितना होगा तो ये हो जाता आंसर। लेकिन लेकिन अगर हमसे पूछा जाए कि सम ऑफ ऑल इवन नंबर फ्रॉम 1 to 100 क्या होगा, तो ध्यान से सुनना। सम ऑफ ऑल इवन नंबर, एन इवन नंबर्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका n इंटू एन प्लस वन। एन इंटू एन प्लस वन। 1 से लेके 100 तक कितने नंबर हैं? तो 50 नंबर हैं इवन नंबर। 50 इंटू 51, तो आपका आंसर हो जाएगा 50 इंटू 51। मतलब ये आ जाएगा 50 में 5 का मल्टीप्लाई 250 और 1 में 5 का मल्टीप्लाई 255। 255 पे 1 जीरो मतलब 2550। A4 ऑसम आंसर होगा। ठीक है जी।
कॉस्ट प्राइस ऑफ 30 टॉयज इज सेम एज सेलिंग प्राइस ऑफ एक्स टॉयज। ठीक है, 30 का सीपी इज इक्वल टू एक्स का एसपी है। इफ द प्रॉफिट इज 50% देन वैल्यू ऑफ एक्स बताना है। अगर प्रॉफिट आपका 50% है, इसका मतलब सीपी और एसपी का रेशियो जो होगा 2 और 3 का होगा। मतलब ये 100 तो ये 150, यानी कि 2 और 3 का रेशियो होना चाहिए। ठीक है, तो सीपी बाई एसपी करते हैं यहाँ पे। सीपी बाई एसपी कितना आएगा, तो एक्स बाई 30 आ जाएगा। ये क्या है जी, तो 2/3 है। 3 की वैल्यू 30 है, 2 की वैल्यू 20 होगी, आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो ऐसे क्वेश्चन के लिए आपको रामबाण उपाय बताता हूं। देखो, आप कॉन्सेप्ट पहला क्या याद रखोगे, आप याद रखना कि a का पावर n माइनस बी का पावर n हो तो ऐसे टाइप का नंबर आपके a माइनस बी से डिविजिबल होते हैं, है ना। अगर a का पावर n माइनस बी का पावर n हो और आपका n इवन हो, n क्या हो, इवन हो, n इवन हो, तो ऐसा टाइप का नंबर a प्लस बी से डिविजिबल होगा, a प्लस बी से डिविजिबल होगा, है ना। और अगर a का पावर n अब प्लस में क्या हो, b का पावर n हो, तो और यहां पे n को क्या रखते हैं हम लोग, ऑड रखते हैं, ऑड रखते हैं, तो ये जो नंबर होगा ना, ये आपका हमेशा a प्लस बी से डिविजिबल होगा, है ना। कैसे याद रखोगे, क्या क्या बोला मैंने, ध्यान से सुनना जरा। आई एम सॉरी, थोड़ा गला फंस गया है, थोड़ा ठंडे मौसम में आ गया हूं ना, तो यहाँ पे ठंडी पड़ रही है अभी। निकम्मो जलना मत, आ जाओ देखो जरा। a का पावर n माइनस बी का पावर n हो, n की किसी भी वैल्यू के लिए, या तो ऑड हो या इवन हो, ये नंबर हमेशा a माइनस बी से डिविजिबल होगा। अगर n इवन हो जाए ना, तो ये वाला नंबर a प्लस बी से भी डिविजिबल होता है। अगर ये नंबर है प्लस में है, यहाँ पे n ऑड हो, तो ये हमेशा a प्लस बी से डिविजिबल होता है। अब आप सोचो ये वाला नंबर कौन से फॉर्म पे है, यहाँ पे n ऑड है और यहाँ पे तो n की वैल्यू इवन ऑड दोनों हो सकती है, मतलब इसी फॉर्म पे ये सेटल हो रहा है ना। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ 49 का पावर 15 माइनस 1 का पावर 15, है ना। n यहाँ पे ऑड है, तो ये नंबर a माइनस बी यानी कि 49 माइनस 1 यानी 48 से डिविजिबल होगा। अगर ये 48 से डिविजिबल हुआ तो 48 के सारे फैक्टर्स से भी डिविजिबल होगा, यानी कि 8 से डिविजिबल होगा। बात आई समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं जी। तो ये क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि एक हॉलो आयरन पाइप है आपका 21 सेंटीमीटर लॉन्ग का, है ना, और उसका एक्सटर्नल डायमीटर 8 सेंटीमीटर है। अच्छा जी, एक्सटर्नल डायमीटर दिया हुआ है तो इंटरनल डायमीटर भी होगा। चलिए अब आइए जरा इस क्वेश्चन को समझते हैं। मैं यहाँ पे एक हॉलो पाइप बनाता हूँ, हॉलो पाइप मैंने बना दिया, ये वाला हो गया आपका, और यहाँ पे एक सर्कल आएगा इंटरनल के लिए, तो ये आ गया। ठीक है जी। अब जरा देखना ध्यान से, एक्सटर्नल डायमीटर जो है ना वो 8 सेंटीमीटर है, तो एक्सटर्नल रेडियस जो होगा वो आपका 4 सेंटीमीटर का हो जाएगा। ठीक है जी। तो इंटरनल रेडियस कितना होगा ये बात देखते हैं। थिकनेस आपका कितना है, 1 सेंटीमीटर का है, तो ये आपका 1 सेंटीमीटर का है, ये वाला पार्ट 1 सेंटीमीटर का, तो ये हो जाएगा 3 सेंटीमीटर का, है ना। ये चीज आपको मिल गया क्या, तो हॉलो पाइप। अच्छा, हॉलो पाइप जो होता है ना मेरे प्यारे भाई, वो किस तरीके से होता है जरा ध्यान से समझना। वो हो जाता है, अगर मैं इसको पेंट कर दूं, यहाँ पे उसकी वॉल्यूम होगी, और ये जो बाकी वाला जो पार्ट बचा हुआ दिख रहा है ना, ये हॉलोनेस होगा, है ना। तो अगर ये वॉल्यूम निकालना होगा तो मैं पहले 4 के हिसाब से वॉल्यूम निकालूंगा और माइनस कर दूंगा 3 वाला, तो ये रेड वाले पार्ट का वॉल्यूम निकल जाएगा। अब जरा सुनना मेरी बात को ध्यान से, क्या कहा जा रहा है। आपसे बोला जा रहा है कि 9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में इसका वेट है, तो टोटल वेट बता देना है। इसका मतलब सबसे पहले इसका मैं क्या निकाल लूं, वॉल्यूम निकाल लूं। चलो इसका वॉल्यूम निकालता हूं। ये तो सिलिंड्रिकल पाइप है, तो सिलिंड्रिकल पाइप का वॉल्यूम क्या होता है, तो पाई आर स्क्वायर एच, है ना। और हॉलो पाइप है तो पाई आर स्क्वायर एच बड़ा वाला, और ये छोटा वाला पाई आर स्क्वायर एच माइनस हो जाएगा, तो ये रेड वाला मिलेगा। पाई एच तो दोनों में कॉमन होगा, तो पाई इंटू एच मैंने कॉमन ले लिया,
और आर स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9, यानी कि यहाँ पे ये आ गया। 16 माइनस 9 7 होता है। अगर आप 7 लिख रहे हो तब काट रहे हो ना, तो आप काटने में देरी कर दे रहे हो। आपको जल्दी काटना है, जैसे ही कोई काटने वाला मिले तुरंत काटो उसका, है ना। तो यहाँ पे आपने काट लिया इसका। अब इसका सेंटीमीटर क्यूब में आपको वॉल्यूम मिला 21 गुने 22, यानी कि 21 दुना 42, 2 बचा 4 आया, 21 दुना 42 और 4 होता है 46। 462 सेंटीमीटर क्यूब का वॉल्यूम आ गया। 1 सेंटीमीटर क्यूब में 9 ग्राम होता है, तो 462 सेंटीमीटर क्यूब में कितना ग्राम होगा? वेट हो जाएगा आपका 462 इंटू में 9, 9 दूनी 18, एक बचा 9 छक्के 54 और एक 55, 5 बचा 9 चौके 36 और 5 41 होता है। इतना ग्राम हो गया। अगर इसको केजी में कन्वर्ट करना है 1000 से डिवाइड कर दो, 4.158 आपका आंसर आ जाएगा बी फॉर ब्यूटीफुल। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, देखते हैं क्या है। 2√5 प्लस रूट 180 इज इक्वल टू 17.88। अच्छा 2√5 है, ये भी √5 के फॉर्म में है। 36 गुने 5 180 होता है। 36 को बाहर निकालोगे तो 6√5 आ जाएगा, और ये 2√5 है, 2√5 है। इसका मतलब कि इन दोनों को ऐड करोगे ना, तो 8√5 की वैल्यू क्या? 17.88। अब यहां देखो 9 गुने 5 है, मतलब 3√5, 9 बाहर निकल गया, और प्लस में 7√5। 8√5 की वैल्यू दे दी गई है और 10√5 की वैल्यू पूछी जा रही है। तो मैं इसको ऐसे कर लेता हूं, 8√5 बाई 10√5 विल बी इक्वल टू 17.88 डिवाइडेड बाई x मान लेता हूं। देखो जब मैं x लिखता हूं ना, तो आप अपने पास्ट में मत जाना, आप किसी और को याद मत करने लगना। जो आपके साथ है ना उसी को याद करो, उसी के साथ रहो। बात आ रही है समझ में? नहीं तो निकम्मो हमेशा एक्स के चक्कर में तुम बर्बाद होते रहते हो, हमेशा। आज नहीं, मैं 10,000 सालों से देखता आ रहा हूं, तुम एक्स के चक्कर में बर्बाद होते आए हो, है ना। अब यहां पे एक्स को देखो मैं कैसे बर्बाद करता हूं। मैंने √5 से √5 का काट लिया। काटने में जो मजा है ना, वो किसी चीज में नहीं है। 2 से ये 4 बार में, और 2 से ये निकम्मो याद आ रहा है ना काटने वाला बात, है ना। 5 बार में कट गया, अब 4 से फिर इसको काटो। तुम सबको मैथ्स कैसे बोरिंग लग जाता है यार। मतलब देखो मैथ्स में क्या काटने की बातें हैं, माय गॉड। आपको जितना मन करे उतना काटो किसी का, समझ रहे हो? कितना मजा आता है काटने में, और तुम सबको बोरिंग लगता है, मेहनत नहीं करना चाहते। अबे काटना सीखो ना। 4 चौके 16, एक बचा, फिर से 4 चौके 16, 4 सत्ते 28, 4.47 टाइम्स में। एक्स को उल्टा इधर भेज दो, उल्टे साइड में। एक्स को राइट साइड में नहीं रखना, उल्टे साइड में भेज देना है। अब 5 में 4.47 का मल्टीप्लाई कर दो, 5 सत्ते 35 होता है, 3 बचा, 5 चौके 20, 3 23 होता है, 2 बचा, 5 चौके 20 और 2 22 होता है। 22.35 आपका आंसर डी फॉर डिलीशियस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं, दिखाता हूं क्या होगा आंसर इसका। 18 माइनस 6 पहले सॉल्व होगा क्योंकि स्मॉल ब्रैकेट में है ना। तो यहां से 12 आएगा, 12 को डिवाइड कर दोगे 4 से, तो यहां पे क्या बचेगा आपके पास? 3 बचेगा, है ना। तो ये जो चीज है ना, ये लार्ज ब्रैकेट से लेके यहां तक का इसका वैल्यू 3 आ गया। प्लस इसमें देखो सबसे पहले वी बॉड मास जानते हो ना, वी बॉड मास। वी बॉड मास में क्या होता है? सबसे पहले ऑफ सॉल्व होगा, उसके बाद ब्रैकेट सॉल्व होगा। बात आ रही है समझ में? तो सबसे पहले हमने ऑफ सॉल्व किया, 3 गुने 2 आपका 6 आ गया। अब 6 से 12 को डिवाइड करोगे तो 2 आएगा। 72 माइनस 2 करोगे तो कितना आएगा? 70 आएगा, मतलब यहां पे 70 बचना है। 70 प्लस 3 73 होता है। ले यहां पे तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो आपका नन ऑफ दीज एक ऐड कर दे रहे हैं, यहां पे ऑप्शन हो जाएगा नन ऑफ दीज। आपका इसका आंसर कितना होगा? 73। कभी कभी जीवन में ऐसा होता है ना कि जो आपके ऑप्शन में नहीं रहता वही आपके नसीब में रहता है। बात आ रही है समझ में? तो कभी आपको ऐसा कुछ दिख जाए जो आपके ऑप्शन में नहीं है और मिल जाए, तो उसको अपने नसीब का समझ के और एक्सेप्ट करना चाहिए। इसी बातों के साथ आज की क्लास को खत्म करता हूं। अपना ध्यान रखो, अपनों का ध्यान रखो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।